हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्लास 9 साइंस का 7th चैप्टर है, उस चैप्टर की दूसरी क्लास है। हमारा आज का मुद्दा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमने शुरू किया था, है ना। उसमें पहली क्लास हमने लगाई थी। पहली क्लास में हमने क्या जाना था कि इस अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और अगर हम चाहें सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंडिविजुअली जानना तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बड़े टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे पाए जाते हैं। करीबन 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं। तो चाहकर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में इंडिविजुअली पढ़ें। तो हमारी मुश्किल आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने ग्रुप्स बना दिए, सभी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और किस बेसिस पर डिवाइड किया? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए गए साइंटिस्ट द्वारा, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। अब हमारे लिए उस चीज को पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि हमें अब एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पूरे ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। अगर हम एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है उस ग्रुप में मौजूद होने वाले सभी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ये होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है डॉग, एक डॉग का पूरा ग्रुप है, तो हमें एक चीज क्लियर है, 4 पैर होगी, 1 पूंछ होगी, है ना, और उसको पाल सकते हैं। ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रुप्स बना दिए गए हमें हमारी स्टडी आसान करने के लिए, हमें सहूलियत देने के लिए, ताकि हमें एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में ना पढ़ना पड़े। पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बहुत ह्यूज वैरायटी। अब देखो, डॉग्स की बात करें तो एक डॉग के ग्रुप की बात करें, उसमें भी देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। पोमेरियन इज देयर, लैब्राडोर इज देयर, पिटबुल इज देयर, है ना, पग इज देयर। पर फिर भी डॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको मालूम है। जब मैं डॉग का नाम लेती हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर है बिल्कुल। तो यही चीज करने के लिए, मतलब हमें आसानी देने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट द्वारा क्लासिफाई कर दिया गया। आज का मुद्दा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का काम लिनेयस ने किया था। लिनेयस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1753 में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 2 तरह से। इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, वन वॉज प्लांट एंड वन ग्रुप वॉज एनिमल। बहुत सिंपल से क्लासिफिकेशन इन्होंने करी, कुछ बड़ा डिफरेंस इन्होंने नहीं बताया, कुछ ज़्यादा आसानी हमें हुई नहीं, क्योंकि प्लांट्स में भी बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में भी बहुत तरह के एनिमल्स के ग्रुप में सब आ गए। फिर पानी में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, सब एनिमल्स में आ गए। तो एनिमल्स में भी देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी। प्लांट्स के अंदर भी कैक्टस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और जो भी सीरियल्स के क्रॉप्स हैं, सभी तरह के प्लांट्स की कैटेगरी में आ गए। तो लिनेयस की ये क्लासिफिकेशन कुछ कारगर साबित नहीं हुई। लिनेयस की क्लासिफिकेशन के 2 ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स मतलब ड्रॉबैक्स को हम दूसरी भाषा में लिमिटेशंस भी बोलते हैं। लिमिटेशंस मतलब कि क्यों इनकी ये थ्योरी कारगर साबित नहीं हुई। सिर्फ अभी नहीं, आगे भी आप साइंस की स्टडी करते हैं 9th में, 10th में, 11th, 12th में काम आएगा ये वर्ड, याद रख लेना, लिमिटेशन। मतलब कि जो किसी इंसान ने थ्योरी दी, उसकी थ्योरी किन किन कारणों से फेल हो गई या किन किन कारणों से और आगे नहीं फॉलो हुई, वो उसकी लिमिटेशन है। तो लिनेयस की ये जो थ्योरी थी कि ऑर्गेनिजम्स को भैया 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, प्लांट्स और एनिमल्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन है युगलिना की वजह से।
यूग्लिना कौन है? यूग्लिना की वजह से, यूग्लिना एक एल्गी है। तो जब लिनेयस जी ने ये थ्योरी दी कि प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप्स बना दो, सिंपल, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम यूग्लिना था। वो पता है प्लांट्स की प्रॉपर्टी भी शो करता था, एनिमल्स की भी। सुबह के वक्त वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता था। सनलाइट होती थी, आराम से उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, आराम से फोटोसिंथेसिस करता था। पर रात के वक्त यूग्लिना यूज्ड टू परफॉर्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये साइंटिस्ट के लिए थोड़ी अजीब सी बात हो गई कि ये दिन में ऑटोट्रॉपिक है, रात को हेटेरोट्रॉपिक है। इसको प्लांट की कैटेगरी में रखें कि एनिमल की कैटेगरी में रखें, है ना? प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। इसको कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाए, प्लांट्स वाले या एनिमल्स वाले? यहां से लिनेयस के थ्योरी के ऊपर सवाल उठाए गए कि आप बताओ यूग्लिना को कौन से ग्रुप में रखें हम। इस चीज का जवाब लिनेयस के पास नहीं था। दूसरा ड्रॉबैक था वायरसेस। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर हैं तो वो लिविंग होंगे, अगर किसी लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग होंगे। अब लिनेयस जी से ये भी पूछा गया कि बताओ भाई वायरस को हम कौन सी कैटेगरी में रखें, कि प्लांट्स की रखें या एनिमल्स की कैटेगरी में रखें? तो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, कभी लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी नॉन लिविंग की तरह। इसका जवाब भी लिनेयस जी नहीं दे पाए, इसलिए लिनेयस की थ्योरी हो गई फेल। ठीक है, सबसे पहले ये आए, उसके बाद आए एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई मैं ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, 3 ग्रुप्स बनाऊंगा मैं। इन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप्स बना दिए ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी इस अर्थ पे पाए जाते हैं। जमीन पे रहने वाले एक ग्रुप में, पानी में रहने वाले एक ग्रुप में, और हवा में रहने वाले एक ग्रुप में। सिंपल। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटा हैबिटेट के हिसाब से कि वो कहां पर रह रहे हैं। जो जमीन पे रहते हैं वो सारे एक ग्रुप में, जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक ग्रुप में, और हवा में रहने वाले सारे एक ग्रुप में। अब ये इनकी थ्योरी भी कुछ कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि अगर आप वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उधर भी बहुत बड़ी वैरायटी है। एक छोटा सा एल्गी भी वाटर बॉडीज में रहता है। सी हॉर्स, ऑक्टोपस, फिशेज, है ना, गोल्ड फिशेज, सी अर्चिन, इतनी ह्यूज वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, वेल शार्क, इतनी ह्यूज वैरायटी। और उन सबको एक ग्रुप में रखना कुछ समझदारी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन ने किसी का भी काम आसान नहीं किया था, है ना। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे इन्होंने किया? हैबिटेट के बेसिस पे। क्यों कारगर साबित नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। जो ऑर्गेनिज्म सी में रह रहे हैं, जो जमीन पे रह रहे हैं, और जो हवा में रह रहे हैं, बहुत डिफरेंसेस है अभी भी। इनकी थ्योरी ने किसी भी चीज को आसान नहीं किया, तो इनकी थ्योरी भी फेल हो गई। इनके बाद आए 3rd नंबर पे रॉबर्ट विटेकर साहब। रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। और इन्हीं की ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये हमारा आज का मुद्दा थी। अब हम रॉबर्ट विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको पढ़ेंगे। रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। इन्होंने कौन कौन से किंगडम्स बनाए? इन्होंने बनाया पहला किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम इन्होंने बनाया किंगडम
अभी याद करेंगे हम लोग, आप टेंशन ना लो। किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगाई या फंगी, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। फिर कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल बोस। इन्होंने रॉबर्ट विटेकर के द्वारा की गई क्लासिफिकेशन में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी। इन्होंने क्या नया किया, इन्होंने बस किंगडम मोनेरा के 2 सब किंगडम्स बना दिए, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, बस। एक बार जल्दी से रिवाइज करें। सबसे पहले आए लिनेयस, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में बांटा, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। जो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो सब प्लांट्स की कैटेगरी में। जो मूव कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो सब एक कैटेगरी में। ये चीज कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि युगलिना ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रही थी। तो लिनेयस जी इस चीज का जवाब नहीं दे पाए कि उसको प्लांट्स की कैटेगरी में रखें या एनिमल्स की। फिर वायरसेस की बात आई। वायरसेस ना तो लिविंग थे ना तो नॉन लिविंग। किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते तो लिविंग हो जाते, लिविंग बॉडी के बाहर रहते तो नॉन लिविंग। लिनेयस जी को यह भी समझ नहीं आया कि वायरस को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। उनकी ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के हिसाब से बांटा। जमीन पे रहने वाले एक ग्रुप में, पानी में रहने वाले एक ग्रुप में, हवा में रहने वाले एक ग्रुप में। ये भी कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि अब जो डिवीजन हुआ है उसमें भी बहुत वैरायटी है। जमीन पे रहने वाले प्लांट्स भी हैं, है ना, एनिमल्स भी हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं। जो सी में रह रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी वैरायटी है, जो हवा में उड़ रहे हैं उसमें भी ह्यूज वैरायटी है। इनकी ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद आए रॉबर्ट विटेकर। सभी ऑर्गेनिज्म को उठा के उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मेरे साथ बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एक और बार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इतना क्लियर है? रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब आपको याद हो गया है। उसके बाद कार्ल वोस नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ नहीं किया, रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके किंगडम मोनेरा को भी 2 सब किंगडम्स आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। यहां तक फंडा क्लियर है? अब ये जो 5 किंगडम है ना, इन्हीं की स्टडी हमें 1 बाय 1 अपने इस चैप्टर में करनी है। जैसे ही आप किंगडम एनिमेलिया खत्म कर लेते हो पढ़कर, आपका चैप्टर खत्म, है ना। चलो अब हम थोड़ा डिटेल में रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको जरा थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि रॉबर्ट विटेकर ने क्या सोचकर, किस बेसिस पर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया, हम ये देखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, किन किन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से ये ग्रुप्स बनाए। ओके, तो रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे करी? रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह से बांटा। दो तरह से। सबसे पहले इन्होंने डिवीजन किया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, इनमें से कौन कौन से प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से यूकैरियोटिक, है ना। कौन से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल। आई होप आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से भली भांति वाकिफ हैं।
अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार प्लीज एनसीईआरटी रीड जरूर करें, है ना, अपना सेल चैप्टर। ओके, एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस का सारा माल पानी यूं ही सेल में खुला पड़े रहता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हर एक सेल ऑर्गेनेली के आजू बाजू भी मेम्ब्रेन होती है, सब कुछ अपनी ठिकाने पर होता है, न्यूक्लियस का सामान सब न्यूक्लियस के अंदर, ऑर्गेनेलीज का सामान सब कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर, साइटोप्लाज्म में कुछ भी तैर नहीं रहा होता। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, ये दो सेल होते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले दो तरह से बांटा कि वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है या यूकैरियोटिक। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद था, ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद था, उन सबको उठा के उन्होंने किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ध्यान से समझना, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल था, उन सबको उठा के किंगडम मोनेरा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब बात आई यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं, अब ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। अब बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर भी होंगे, प्लांट, एनिमल, फिशेस, सब कुछ आ गए इस बड़े से ग्रुप में। इधर सब छट गए जो भी प्रोकैरियोटिक थे, यहाँ पर बचे सारे यूकैरियोटिक जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। अब इन सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने बांटा दो तरह से कि भैया ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर। भाई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हाँ माना यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है सभी में, अब किसकी बॉडी में सिर्फ एक यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी मिलियंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई है। तो यहां पर वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है पर सिर्फ एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है वो सब आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक सेल उनकी बॉडी में पाया जाता है। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब ये मल्टी सेलुलर, अब ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है ना, जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेल नहीं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स को, इन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो तरह से बांटा, फिर से दो तरह से। अच्छा, ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, मतलब इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है। तो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हर एक सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल के बेसिस पर इन्होंने अब इन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बांटा। तो दो ग्रुप्स बने, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो एक ग्रुप, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एक ग्रुप। अच्छा, फिर से अब समझ लो, ध्यान से समझ लो। रॉबर्ट विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से बांटा, वेदर द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, वेदर द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है वो सब एक किनारे, जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है वो सब एक किनारे। जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है वो सब उठा के किंगडम मोनेरा। अब जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, मतलब वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन सबको किस तरह से बांटा? उनको बांटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के हिसाब से। इनके बॉडी में भाई वेल डिफाइंड, इनके बॉडी के हर एक सेल में जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज हैं। तो एक ही सेल है इनकी बॉडी में या मल्टीपल सेल्स है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में भी डिवीजन कर दिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब जो यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया।
फिर अब इधर बात आ गई यूकैरियोट, वो जो कि मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, उसमें भी 2 डिवीजन करें। उन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के बॉडी के हर एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। जो जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है उनके भी 2 ग्रुप्स बनाए गए, उनमें भी 2 डिविजन्स की गई। अच्छा, इनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है, डू दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? उनका एक ग्रुप बना जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते पर उनकी बॉडी में सेल वॉल है। डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स हैं, मतलब उनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, जो यूनिसेलुलर हैं, वो प्रोटिस्टा में आ गए। यूकैरियोट्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं उनकी बॉडी में, सेल वॉल भी प्रेजेंट है पर फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सब आ गए किंगडम फंगाई में। किंगडम फंगाई में, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो सब बन गया एक ग्रुप विच इज किंगडम प्लांटे। प्लांटे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स हैं, उनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं पर उनके सेल में सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट, इस पूरे ग्रुप में आ गए अपने एनिमल्स। तो ये हो गया किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई यहां पर। तो रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह से बांटा, उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है वो किंगडम मोनेरा में आ गए, जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है उन्हें भी 2 तरह से डिवाइड किया गया। वो यूकैरियोटिक सेल मतलब एक ही यूकैरियोटिक सेल है उनकी बॉडी में या बहुत सारे? एक ही यूकैरियोटिक है तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अब जिनकी बॉडी में बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको 2 तरह से बांटा गया। अरे ये जो बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनकी बात में करेंगे। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, मतलब यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है पर सेल वॉल एब्सेंट है, वो सब आगे किंगडम एनिमेलिया में। पर जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, उनको भी 2 तरह से बांटा गया कि फोटोसिंथेसिस करते हैं या फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उन सबको उठा के किंगडम फंगाई में डाला गया। जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उनको उठा के किंगडम प्लांटे में डाला गया। अब अगर आपसे बोला जाए कि किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बड़े आराम से किंगडम मोनेरा के लिख सकते हो। कैसे? किंगडम मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ये बेसिक कैरेक्टर हो गया किंगडम मोनेरा का, है ना। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सभी के बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा और यूनिसेलुलर ही होंगे, एक ही प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। ओके, अब किंगडम प्रोटिस्टा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे उन सभी के बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा और वो सभी यूनिसेलुलर होंगे। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अच्छा, अब किंगडम फंगाई की बात करूं, किंगडम फंगाई में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा, वो सभी मल्टी सेलुलर होंगे, उन सभी की बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होगा पर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म
नहीं करेंगे, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे। प्लांटे में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। फिर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी और फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे, वो सारे किंगडम प्लांटे में आएंगे। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, पर सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये हो गई बेसिक बातें। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ऊपर से पांचों किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया। हमने देख लिया कि रॉबर्ट विटेकर ने कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। एक बार इस चीज को जरा समअप कर लेते हैं हम। तो रॉबर्ट विटेकर साहब ने जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ये कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए किया। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई रॉबर्ट विटेकर ने किया। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल प्रोकैरियोटिक है तो किंगडम बना दो मोनेरा, अगर यूकैरियोटिक है तो बात की बात है। पहला ये देखा सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते वक्त पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी वो ये थी कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल। एक और कैरेक्टरिस्टिक इसके बाद देखी गई, यूनिसेलुलर है सेल या फिर यूनिसेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, है ना। इस यूकैरियोटिक जो हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको दो तरह से बांटा गया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के हिसाब से। जो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, उसका एक किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर है जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, उसको भी दो तरह से बांटा गया। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस हिसाब से बांटा गया। जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है उनको किस तरह से बांटा गया? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट। जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है पर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, उनको फंगाई किंगडम में डाल दिया गया। और जो करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, उन्हें प्लांटे में डाल दिया गया। और जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट थी पर वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर थे, उनको एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको देखकर, इनके हिसाब से रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। और वो किंगडम थे, कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये क्लास यहाँ पर समाप्त। हमने सब याद कर लिया। एक बार जल्दी से रिवाइज करें। अभी तक हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन दिस अर्थ। उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है क्योंकि देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आगे आए लिनेयस। और ये क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हो रहा है? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर। सबसे पहले आए लिनेयस। उन्होंने 2 तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, प्लांट्स, एनिमल्स। बात खत्म। क्यों नहीं उनकी ये थ्योरी कारगर साबित हुई? क्योंकि यूग्लिना और वायरस, इनको कहां पर प्लेस किया जाए समझ नहीं आ रहा था। लिनेयस के बाद आए एरिस्टोटल। इन्होंने किया हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। जमीन पर रहने वाले अलग, पानी में रहने वाले अलग, हवा में रहने वाले अलग। कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि अभी भी बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, जमीन पे भी ह्यूज वैरायटी है, एयर में रहने वालों की भी ह्यूज वैरायटी। जिस पर्पस से क्लासिफिकेशन हुआ था वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, इस वजह से इनका भी जो थ्योरी था फेल हो गया। उसके बाद आए कौन? रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस किस बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बांटा? इन बेसिस पर। सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है ना, और फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते। इस हिसाब से बांटा इन्होंने ऑर्गेनिज्म को और 5 किंगडम बनाए। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। बस हमने यही पढ़ा है इस चैप्टर में अभी तक। 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास।
2 या मैक्सिमम 3 क्लास, उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आगे आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो 5 किंगडम्स है ना, ये एक एक करके इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम 2 या 3 किंगडम्स उठा लेंगे या फिर देखेंगे डिटेल में। इन सभी किंगडम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। आई होप चीजें आपको समझ आई हो, क्लैरिटी आई हो जो भी हमने पढ़ा अभी तक। जो भी आपके डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो पार्ट आपको समझ आया हो उसे मेंशन जरूर करें, जो नहीं समझ आया हो उसे भी मेंशन कर दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आता है। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाय बाय।